इस कहानी का शीर्षक है शीशे के उस पार कोई था। बारिश उस रात अजीब तरह से गिर रही थी, न तेज न हल्की, बस लगातार, जैसे कोई उंगलियों से छत पर धीरे धीरे थपथपा रहा हो। रोहन अपने कमरे में खड़ा था, ठीक आईने के सामने। वह खुद को संवार नहीं रहा था, वह बस देख रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि आईने में दिखने वाला चेहरा उसका नहीं है। आंखें वैसी ही थी, नाक भी वैसी ही, लेकिन भाव वे रोहन के नहीं लगते थे। कई बार वह थका हुआ होता, पर आईने में चेहरा सतर्क दिखता। कभी कभी बिना वजह हल्की मुस्कान उभर आती। रोहन ने इसे थकान समझकर नजरअंदाज किया था, लेकिन उस रात जब बारिश की आवाज लगातार छत पर पड़ रही थी, आईने के उस पार से किसी ने पहली बार उसका नाम लिया। रोहन। आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि बारिश न होती तो शायद सुनाई ही न देती। रोहन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद। फिर उसकी नजर फिर से आईने पर गई। वही चेहरा, वही हल्की मुस्कान। आईने में होंठ हिले। तुम सुन सकते हो? रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक कदम पीछे हटाया। कमरे की दीवार से पीठ लग गई। उसने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर खोली। आईना वही था, अब मुस्कान गायब थी, चेहरा गंभीर हो गया था। डरो मत, आईने ने कहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रोहन के गले से आवाज नहीं निकली, क्योंकि आईने ने एक पल रुककर कहा, मैं तुम ही हूं। उस रात रोहन सो नहीं पाया। सुबह किसी तरह ऑफिस गया, काम किया, लोगों से बात की, लेकिन हर चमकती सतह में उसे वही चेहरा दिखता रहा। लिफ्ट के शीशे में, वॉशरूम के आईने में, यहां तक कि मोबाइल की बंद स्क्रीन पर भी। हर जगह वही नजरें। तीसरे दिन रात को आईने ने फिर बात की, मुझे बाहर आना है। रोहन ने हंसने की कोशिश की, पर हंसी गले में ही मर गई। बाहर? उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ, कहां? यहां, आईने ने जवाब दिया। इस तरफ। यह नामुमकिन है, रोहन बोला। आईने से कोई बाहर नहीं आता। आता है, आईना बोला, जब सामने वाला अंदर से खाली हो। उस रात रोहन देर तक बैठा रहा। दिमाग में सवाल घूमते रहे। क्या वह सच में पागल हो रहा था, या फिर कुछ ऐसा था जो उसके भीतर बहुत समय से पल रहा था। अगली सुबह उसने तय किया, आईने को ढक देगा। उसने चादर लाकर आईने पर डाल दी। कमरे में अजीब सा सुकून आ गया। लेकिन जब वो वॉशरूम गया, वहां लगा आईना साफ था और उसमें वही चेहरा मौजूद था। तुम मुझे ढक नहीं सकते, आईने ने कहा। मैं हर परछाई में हूं। पहली बार रोहन ने सवाल पूछा, तुम हो कौन? आईने का चेहरा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं वो हूं जिसे तुम छोड़ आए थे। उस पल रोहन के दिमाग में यादें उमड़ पड़ी। बचपन का कमरा, दीवारों की दरारें, पिता की आवाज, और वह रात जब वह घर छोड़कर चला गया था। तुम्हें याद है? आईने ने कहा। तुमने उस कमरे में क्या छोड़ा था? रोहन ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, तुमने मुझे छोड़ा, आईने ने कहा। तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी, वह परछाई जो उस रात पैदा हुई थी। उस रात रोहन ने सपना देखा। वह उसी पुराने कमरे में खड़ा था। सामने आईना था, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था। उसमें वही दूसरा चेहरा था, ज्यादा जीवित, ज्यादा जागा हुआ। वो चीख कर उठा,
कमरे में आईना था, बिना चादर के। अब समय आ गया है, आईने ने कहा। एक की जगह दो चेहरे नहीं रह सकते। रोहन ने भागने की कोशिश की, फ्लैट से बाहर, सीढ़ियों से नीचे, लेकिन हर मोड़ पर कोई ना कोई चमकती सतह थी और हर जगह वही चेहरा। आखिरकार वह थककर अपने कमरे में लौट आया। बारिश अब तेज हो चुकी थी। आईने से पानी टपक रहा था, जैसे वह पसीना बहा रहा हो। तुम बाहर कैसे आओगे? रोहन ने पूछा। जैसे तुम अंदर गए थे, आईना बोला, एक पल की कमजोरी में। आईने से एक हाथ बाहर आया। कांच लहराया जैसे पानी हो। उंगलियां ठंडी थी, हाथ से ज्यादा ठंडी। उस पल रोहन को वो रात याद आ गई जब उसने आईने में खुद को देखने से मुंह मोड़ लिया था। उस पल रोहन को वो रात याद आ गई जब उसने आईने में खुद को देखने से मुंह मोड़ लिया था। इस बार उसने मुंह नहीं मोड़ा। उसने पीछे हटकर आईने पर जोर से कुछ दे मारा। कांच टूट गया, टुकड़े फर्श पर बिखर गए। बारिश की आवाज थम गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुबह हुई, धूप अंदर आई। सब सामान्य लग रहा था। टूटा हुआ आईना, बिखरा कांच। लेकिन जब रोहन वॉशरूम गया और छोटे से आईने में खुद को देखा, तो पहली बार उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था। न डर, न घबराहट। पीछे से किसी ने बहुत धीमे से कहा, धन्यवाद। रोहन के होठों पर मुस्कान आ गई, और ये मुस्कान उसकी नहीं थी। अगली कहानी है कब्र के नीचे जो सांस ले रहा था। नगर के पुराने शमशान की जमीन हमेशा ठंडी रहती थी। धूप चाहे जितनी तेज हो, वहां मिट्टी में अजीब सी नमी बनी रहती थी। लोग कहते थे ये रात की ठंडक है, लेकिन जो वहां रोज काम करते थे, वे जानते थे कि ठंडक की वजह कुछ और है। राघव नगर निगम का ठेकेदार था। उसे शमशान के पुराने हिस्से को समतल करने का काम मिला था। सरकार वहां नई दीवार और शेड बनवाना चाहती थी। कागजों में लिखा था पुराने चबूतरे हटाने हैं। कहीं यह दर्ज नहीं था कि उस जमीन के नीचे क्या क्या दबा हुआ है। पहले ही दिन मजदूरों ने काम करने में आनाकानी शुरू कर दी। साहब, रात को यहाँ कोई चलता है, एक मजदूर ने कहा। जमीन के नीचे से आवाज आती है, दूसरे ने जोड़ा। राघव ने हंसकर बात टाल दी। डर के चक्कर में काम नहीं रुकेगा, उसने कहा। तीसरे दिन एक मजदूर बबलू गायब हो गया। सुबह वह काम पर आया था, दोपहर तक दिखा। शाम को सब लौट गए, लेकिन बबलू नहीं मिला। मोबाइल बंद था। राघव ने सोचा शायद बिना बताए घर चला गया होगा। अगली सुबह बबलू खुद आ गया, लेकिन यह वही बबलू नहीं था। उसका चेहरा पीला था, आंखें अंदर धसी हुई। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे गला नहीं, कोई खाली गड्ढा बोल रहा। साहब, उसने कहा, मुझे नीचे मत भेजना। कहाँ नीचे? राघव ने पूछा। बबलू ने बिना सिर उठाए जमीन की तरफ इशारा किया, उसी जगह जहां पिछली शाम खुदाई हुई थी। वहां कोई सांस ले रहा है। राघव का सब्र टूट गया। बकवास मत कर, लाशें सांस नहीं लेती। बबलू ने पहली बार आंख उठाकर उसकी तरफ देखा। लाश नहीं साहब, वह बोला, जो दबा दिया गया था, जिंदा। उसी दिन राघव ने बबलू को काम से हटा दिया।
लेकिन रात को जब राघव घर पहुंचा तो उसके जूतों में राख भरी हुई थी। उसने याद करने की कोशिश की, वह उस हिस्से में गया ही नहीं था। उसी रात उसे सपना आया। वह अंधेरी तंग जगह में फंसा था। ऊपर से मिट्टी गिर रही थी। कोई उसके कान के पास बहुत धीरे से कह रहा था, धीरे, सांस मत लो, हवा कम है। राघव हड़बड़ा कर जाग गया। कमरा गीली मिट्टी और जली हड्डियों की बदबू से भरा हुआ था। अगले दिन एक और मजदूर नहीं आया। राघव उसके घर पहुंचा। उसकी मां ने बताया, रात में घर आया था, बोला अब उसे नीचे सोना है। नीचे? अब राघव को पहली बार लगा कुछ सच में गलत है। उसने तय किया वह खुद रात में शमशान जाएगा। रात का शमशान दिन से बिल्कुल अलग होता है। शोर नहीं, बस हवा और ऐसी आवाजें जो कभी बोलने के लिए बनी ही नहीं थी। राघव टॉर्च लेकर उसी जगह पहुंचा। मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने हाल ही में हटाई हो। तभी उसे आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत गहरी, सांसों की आवाज। राघव ने जमीन पर कान लगाया। बाहर निकालो। आवाज मिट्टी के नीचे से आ रही थी। राघव के हाथ कांपने लगे। कौन है? उसने पूछा, जिसे जल्दी में दबा दिया गया। आवाज बोली। राघव के दिमाग में तस्वीरें उभर आईं। महामारी के दिन जल्दी जल्दी किए गए अंतिम संस्कार, अध जली चिताएं। तुम मरे नहीं थे? राघव ने पूछा। नीचे से अजीब सी हंसी आई। हंसी नहीं, दम घुटने की आवाज। मरा तब? आवाज बोली, जब सब चले गए। राघव भाग सकता था, लेकिन वह नहीं भागा। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में लकड़ी दिखी। कोई बाकायदा ताबूत नहीं, बस पटरे। और फिर एक हाथ, काला, सिकुड़ा हुआ, नाखूनों में मिट्टी भरी। उस हाथ ने राघव का पैर पकड़ लिया। ऊपर भी उतना ही अंधेरा है, आवाज बोली, पर वहां सांस तो है। राघव चीख कर पीछे गिर पड़ा। जब उसे होश आया, सुबह हो चुकी थी। उसके चारों ओर पुलिस और अफसर थे। गड्ढा बंद था। इंस्पेक्टर ने कहा, रात में नशे में यहाँ आए थे, खुदाई की, गिर गए, नीचे कोई नहीं था, बबलू कहीं नहीं मिला। राघव ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी, लेकिन शमशान उसे छोड़कर नहीं गया। अब हर रात जब राघव सोता, उसकी छाती पर अजीब सा भार महसूस होता, जैसे कोई बैठा हो। कान के पास वही आवाज आती, तुमने मुझे बाहर नहीं निकाला, अब मैं तुम्हारे अंदर सांस लूंगा। डॉक्टरों ने कहा स्लीप पैरालिसिस है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं समझ पाए कि सुबह राघव के फेफड़ों से मिट्टी क्यों निकलती थी और उसके नाखूनों में राख क्यों जमी रहती थी। धीरे धीरे राघव समझ गया, शमशान में जो दबा दिया जाता है वह हमेशा जमीन के नीचे नहीं रहता। अगली कहानी है पीपल के पेड़ पर रहने वाली औरत।
गांव के बाहर खड़ा वह पीपल का पेड़ किसी मंदिर या चबूतरे के पास नहीं था। वह अकेला था, सड़क से थोड़ा हटकर, जैसे जानबूझकर लोगों से दूरी बनाए हुए है। गांव में कई पीपल थे, लेकिन उस पेड़ के नीचे कोई कभी देर तक नहीं रुकता था। लोग रुकते नहीं थे, बस निकल जाते थे। अर्जुन 15 साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर में नौकरी, जिंदगी और आदतें सब कुछ पीछे छोड़कर वह केवल एक वजह से आया था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जमीन के कागज पूरे करने थे, घर बेचना था। उस गांव से उसका कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं बचा था। पहली रात वह आंगन में चारपाई पर लेटा था। बिजली नहीं थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। तभी अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। उसने आंखें खोली। दूर धुंध के पार वही पीपल का पेड़ दिख रहा था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पत्ते हिल रहे थे और पेड़ के तने से सटी एक आकृति खड़ी। एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। अर्जुन उठ बैठा। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। आकृति हिली नहीं। अगले पल जैसे कुछ था ही नहीं। अर्जुन ने खुद को समझाया, थकान है, यात्रा की वजह से भ्रम हुआ होगा। सुबह उसने माँ से पूछा, पीपल के नीचे कोई रहता है क्या? माँ का चेहरा सख्त हो गया। उस तरफ मत देखना, उसने कहा। वह अभी वही है। कौन? अर्जुन ने पूछा। माँ चुप रही। दोपहर में चाचा आए। अर्जुन ने उनसे पूछा। चाचा ने बात टालने की कोशिश की, फिर बोले, एक औरत थी, बहुत पहले। क्या हुआ था उसके साथ? वह इंतजार करती थी। चाचा बोले। किसका? अपने आदमी का। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। आधी रात के बाद किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे रोते रोते आवाज थक गई। अर्जुन उठा। आवाज पीपल की तरफ से आ रही थी। वह जानता था उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर अपने आप चल पड़े। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने उसे देखा। औरत अब साफ दिखाई दे रही थी। चेहरा पीला, आंखें गहरी, खाली। उसने सिर उठाया। तुम लौट आए, उसने कहा। अर्जुन का दिल बैठ गया। आप मुझे जानती हैं? औरत ने हल्की सी मुस्कान लाई। तुमने कहा था जल्दी लौटोगे। आप किसी और को समझ रहे हैं, अर्जुन बोला। वह पास आई। उसके पैरों की कोई आवाज नहीं थी। इतने साल हो गए, उसने कहा। तुम बिल्कुल नहीं बदले। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसी पल अर्जुन के दिमाग में तस्वीरें उभर आई। एक जवान आदमी, यही चेहरा, यही कद, यही आवाज। लेकिन वह अर्जुन नहीं था, वह उसके पिता थे। एक रात पीपल के नीचे खड़ी वही औरत, वादा और फिर छोड़ दिया जाना। अर्जुन ने झटके से हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। वह भागता हुआ घर पहुंचा। माँ जाग रही थी। बेटे का चेहरा देखकर सब समझ गई। तूने उसे देख लिया, माँ बोली। वह कौन है? अर्जुन ने पूछा।
माँ की आवाज भारी हो गई। तेरे पिता की अधूरी कहानी। माँ ने बताया, पिता की शादी से पहले गांव की उसी औरत से प्रेम था। वादा किया था शादी का, फिर शहर चले गए, लौटे नहीं। औरत रोज पीपल के नीचे इंतजार करती रही। एक दिन उसी पेड़ से फांसी लगा ली। लोग कहते हैं, माँ बोली, उसकी आत्मा वहीं भटक गई। अर्जुन समझ गया, वह उसे पिता समझ रही थी। लेकिन अगली रात वो फिर आई, इस बार घर के दरवाजे पर। अब चलो, उसने कहा, बहुत इंतजार हो गया। वह आदमी अब नहीं है। अर्जुन बोला, आप गलत इंसान से बात कर रही हैं। उसकी आवाज बदल गई। मुझे पता है। पीछे पीपल के पत्ते जोर से हिलने लगे। पर तुम सबसे करीब हो, वह बोली। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद आ जाऊंगी। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई। पीपल का पेड़ सूख रहा है, पत्ते झड़ने लगे, तना काला पड़ गया। बुजुर्ग बोले, वह जाने की तैयारी कर रही है। अर्जुन डर गया। रात को वह आखिरी बार आई। बस मेरे साथ चलो, उसने कहा। पीपल के नीचे रस्सी लटक रही थी। अर्जुन समझ गया वह क्या चाहती है। यह मेरी कहानी नहीं है, उसने कहा। आपका इंतजार गलत आदमी से जुड़ा है। औरत चीख पड़ी। पूरा गांव जाग गया। सुबह पीपल का पेड़ जड़ से गिर चुका था। औरत का कोई निशान नहीं था। कुछ दिनों बाद अर्जुन शहर लौट गया। लेकिन कभी कभी जब वह अकेला होता है, उसे लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है और कान के पास बहुत धीमे से कहता है, इंतजार अभी बाकी है। इस कहानी का शीर्षक है, कमरा नंबर 203 में कोई रहता था। पुराना होटल हाईवे से दूर था। बाहर से देखने पर वह बंद सा लगता था, लेकिन अंदर अब भी कमरे किराए पर दिए जाते थे। इसी वजह से वहां ज्यादा लोग नहीं ठहरते थे और यही कारण था कि अजय ने उस होटल को चुना। अजय वहां रहने नहीं, छिपने आया था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने जब रजिस्टर में नाम लिखा तो उसकी उंगलियां एक पल को रुक गई। कमरा 203? उसने दोबारा पूछा। अजय ने सिर हिलाया। हाँ। लड़की ने बिना आंख मिलाए चाबी बढ़ा दी। कमरा थोड़ा पुराना है। अजय ने कुछ नहीं कहा। उसे पुरानापन मंजूर था। उसे बस शांति चाहिए थी। कमरा नंबर 203 दूसरी मंजिल के आखिर में था। सामने कोई कमरा नहीं, सिर्फ एक बंद खिड़की और सीढ़ियों की ओर जाता सुनसान गलियारा। दरवाजा खोलते ही अजीब सी गंध आई। पुरानी दीवारें, बंद हवा और कुछ ऐसा जिसे अजय पहचान नहीं पाया। कमरा साफ था, बहुत ज्यादा साफ, जैसे यहां कोई रहता ही नहीं था। पहली रात अजय थक कर जल्दी सो गया, लेकिन नींद अधूरी रही। रात के ठीक 2:17 उसकी आंख खुल गई। किसी के चलने की आवाज। कमरे के अंदर अजय की सांस रुक गई। कान पूरी तरह सतर्क हो गए। फिर कुर्सी खिसकने की आवाज आई। अजय धीरे से उठा, मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरा खाली था। उसने खुद को समझाया, भ्रम है, शायद तनाव की वजह से। दूसरी रात भी ठीक 2:17 पर वही हुआ। इस बार आवाज ज्यादा पास की थी।
जैसे कोई बेड के पास खड़ा हो। अजय ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसे लगा अगर उसने देखा तो जो दिखेगा वो समझ से बाहर होगा। तीसरी रात उसने तय किया, अब जाग कर देखेगा। 2:16 पर अलार्म बजा। अजय उठ बैठा। 2:17। कमरे की लाइट अपने आप जल गई। खिड़की के पास एक आदमी खड़ा था, पीठ अजय की तरफ। सफेद शर्ट, बिखरे बाल, झुके हुए कंधे। कौन है? अजय की आवाज कांप गई। आदमी नहीं हिला। अजय धीरे धीरे उसके पास गया। ये मेरा कमरा है, उसने कहा। आदमी ने गर्दन घुमाई। चेहरा साफ नहीं था, जैसे धुंध से बना हो। नहीं, वह बोला, ये मेरा है। अजय, नहीं, वह बोला, ये मेरा है। अजय के पैरों से ताकत चली गई। अगली सुबह वह सीधे रिसेप्शन पर गया। 203 में पहले कौन रहता था, उसने पूछा। लड़की ने नजरें झुका ली। सर, आप कमरा बदल लीजिए। अजय ने जोर दिया। आखिरकार मैनेजर आया, एक अधेड़ उम्र का आदमी, हकी आंखों वाला। कमरा 203 हम बंद ही रखते हैं, मैनेजर बोला। तो मुझे क्यों दिया? अजय ने पूछा। मैनेजर चुप रहा, फिर बोला, उस कमरे में एक आदमी मरा था। कैसे? कहते हैं उसने बहुत कुछ लिख दिया था। अजय के हाथ ठंडे पड़ गए। वह खुद एक पत्रकार था। कुछ महीने पहले उसने एक स्टोरी लिखी थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे दबा दिया जाना चाहिए था। एक ऐसी सच्चाई जिसे दबा दिया जाना चाहिए था। उसके बाद धमकियां मिली, नौकरी छूटी और वह शहर छोड़कर भाग गया। उसी रात वह फिर आया। इस बार आदमी बेड के पास बैठा था। तुम क्या लिखते हो? उसने पूछा। तुम क्या लिखते हो? उसने पूछा। अजय कुछ बोल नहीं पाया। तुम भी वही गलती कर रहे हो, वह बोला। कौन सी? अजय ने पूछा। जो देखा उसे शब्द देना। अजय को अब समझ आने लगा। उन्होंने तुम्हें भी मार दिया? उसने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। लेकिन मैं गया नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? अजय ने पूछा। आदमी की आंखें पहली बार साफ दिखी। वे अजय जैसी थी। यहीं रुक जाओ, वह बोला, जैसे मैं रुका हूं। अजय चीख पड़ा। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। आदमी मुस्कुराया। कोई नहीं बनना चाहता। अगली सुबह अजय होटल छोड़कर चला गया, लेकिन कमरा नंबर 203 उसे छोड़कर नहीं गया। अब जहां भी वह रहता है, हर रात ठीक 2:17 पर लाइट अपने आप जल जाती है और कमरे के कोने में कोई बैठा होता है, लैपटॉप के पास। स्क्रीन पर वही शब्द टाइप होते रहते हैं जिन्हें अजय कभी लिखना नहीं चाहता। इस कहानी का शीर्षक है दरवाजा जो हर रात खुल जाता था। पुराना मकान शहर के उस हिस्से में था जहां लोग कम आते जाते थे। किराया असामान्य रूप से सस्ता और यही वजह थी कि निखिल ने उसे बिना ज्यादा सोचे किराए पर ले लिया। मकान मालिक ने चाबी देते समय बस एक बात कही थी, रात को पीछे वाला दरवाजा खुला मत छोड़ना। निखिल ने हंसकर पूछा था, चोर आते हैं क्या? मकान मालिक ने उसकी आंखों में नहीं देखा। आते हैं, इतना कहकर वह लौट गया।
घर में दो कमरे थे, एक छोटी रसोई और पीछे एक स्टोर। स्टोर का दरवाजा मोटी लकड़ी का था, पुराना, भारी और हमेशा बंद। निखिल को वो दरवाजा बेवजह अजीब लगता था, जैसे घर का हिस्सा होकर भी घर का ना हो। पहली दो रातें शांति से बीती। तीसरी रात ठीक 3:04 पर निखिल की आंख खुल गई। किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आई थी, लकड़ी के चरमराने की, धीमी, जानबूझकर की गई आवाज। निखिल उठ बैठा, दिल तेज धड़क रहा था। मुख्य दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी, पीछे वाला दरवाजा। निखिल को पूरा यकीन था वह उसे बंद करके सोया था, फिर भी स्टोर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। निखिल ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया। उसी पल उसे महसूस हुआ अंदर से किसी ने हल्का सा खींचा। उसके हाथ कांप गए, वह पीछे हट गया। अगली सुबह निखिल ने मकान मालिक से बात की। रात को पीछे वाला दरवाजा अपने आप खुल गया था, उसने कहा। मकान मालिक चुप रहा। ये पहली बार नहीं होगा, निखिल बोला। मकान मालिक ने गहरी सांस ली। अगर वह दरवाजा ना खुले तो बंद मत करना। निखिल को गुस्सा आ गया। ये कैसी बात हुई? खुला रहने देना, वह बोला, वरना वो अंदर आ जाएगा। उस रात निखिल सो नहीं पाया। 3:04 स्टोर का दरवाजा फिर खुला। इस बार कोई आवाज नहीं थी। निखिल ने देखा दरवाजा बहुत धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन वह अंधेरा खाली नहीं लग रहा था, जैसे कोई खड़ा हो, बस रोशनी से बाहर। निखिल को अचानक ख्याल आया, अगर ये दरवाजा पूरी तरह खुल गया। उसने डर के मारे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अचानक पूरे घर की लाइटें बुझ गईं। उसी पल निखिल के कान के पास किसी ने सांस ली, बहुत करीब। वह हिल नहीं पाया। क्यों बंद किया? आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। निखिल ने कांपते हुए पूछा, कौन है? जो यहाँ रहता था, आवाज बोली। और जो अब भी रहता है। लाइटें जल गई। घर खाली था, लेकिन स्टोर के दरवाजे के अंदर नाखूनों के निशान थे, 4 गहरे लंबे निशान। अगले दिन निखिल ने पड़ोसियों से पूछा। एक बूढ़ी औरत ने उसे ध्यान से देखा। तुम नए हो? निखिल ने सिर हिलाया। पीछे वाला दरवाजा? उसने पूछा। हाँ। वह कांप गई। उसे खुला रहने देना। क्यों? निखिल ने पूछा। क्योंकि वह दरवाजा बाहर नहीं जाता, वह बोली, वह अंदर आता है। निखिल को गुस्सा आ गया। उसे लगा सब मिलकर उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी रात वो नशे में था, डर को दबाने के लिए। 3:04 दरवाजा खुला। निखिल उठकर सामने खड़ा हो गया। आ जाओ, उसने कहा।
जो भी हो। दरवाजा पूरा खुल गया। अंदर से एक आदमी निकला। वह खून से सना नहीं था, भयानक दिखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो गलत था। आंखें जरूरत से ज्यादा खुली हुई, मुंह थोड़ा टेढ़ा, हाथ असामान्य रूप से लंबे। धन्यवाद, उसने कहा, तुमने मुझे रास्ता दिया। तुम क्या हो? निखिल ने पूछा। वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं वो हूं जिसे तुमने बंद कर दिया था। निखिल के दिमाग में यादें उमड़ पड़ी। एक पुराना हादसा, एक कमरा, एक बंद दरवाजा और एक चीख जिसे उसने अनसुना कर दिया था। तुम मुझे जानते हो? वो बोला। नहीं, निखिल चिल्लाया। जानते हो? वो बोला। मैं तुम्हारा डर हूं। वह निखिल के पास आया। निखिल पीछे हट गया। अगर मैं चला गया, वो बोला, तो तुम भी मेरे साथ चलो। और अगर नहीं? निखिल ने पूछा। वह हंसा। तो मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारी जगह। अगली सुबह पड़ोसी पुलिस के साथ आए। घर खाली था। मकान मालिक ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कहा था दरवाजा बंद मत करना। अब ये कहानी कोई नहीं सुना रहा, ये कहानी कोई पढ़ रहा है। और अगर आज रात 3:04 पर किसी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाए, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद करने के लिए नहीं होते।